अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग आज 27वें रोज में दाखिल हो चुकी है, लेकिन नताइज अब भी गैर वाज़ेह हैं। आलमी सियासत का नक्शा तेजी से बदल रहा है और मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। ईरान के साथ जारी कशीदगी ने न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया को गैर यकीनी की कैफियत में धकेल दिया है। बज़ाहिर ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि बयानिए, सब्र और हिकमत अमली की जंग भी है और मौजूदा सूरत हाल में ईरान काफी हद तक बर्तरी हासिल करता दिखाई देता है। दूसरी जानिब अमेरिका, जो हमेशा खुद को आलमी ताकत के तौर पर पेश करता है, अब प्रेशर में, दबाव में नजर आता है। सदर ट्रंप की जानिब से 4 से 6 हफ्तों में तनाज़ा खत्म करने की ख्वाहिश इस बेचैनी को जाहिर करती है जो वाशिंगटन के ऐवानों में महसूस की जा रही है। जंग बंदी की तजावीज़, पाबंदियों में नरमी की बातें और खुफिया मुज़ाकरात, ये सब इस बात का सबूत हैं कि मामला इतना सादा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। इसी हंगामा खेज माहौल में पाकिस्तान की सफारतकारी एक अहम किरदार के तौर पर उभर कर सामने आई है। सालिसी की पेशकश और बाज़ ईरानी रहनुमाओं को मुमकिन खतरात से बचाने की कोशिशें इस बात की निशानदेही करती हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी एक जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है। ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से दुनिया की समत बदल सकती है। सवाल अब यहाँ पे यह है कि क्या ताकतवर ममालिक अकल से काम लेंगे या दुनिया को एक और तवील बहरान की तरफ धकेल दिया जाएगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अंजा साकिब साहिबा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगी। और स्टूडियोज में नसीर वागा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आगाज़ सिक्योरिटी एक्सपर्ट अंजा साकिब साहिबा आपसे करना चाहूँगी। अंजा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जंग इतनी तवील होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज 27 रोज़ गुजर गए हैं। कितना इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग होता आप देख रही हैं? और दूसरी तरफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि अमेरिका वाकई कमज़ोर पड़ रहा है और फेस सेविंग चाहता है? देखिए, अगर मैं इसका एक वन लाइनर आपको जवाब दूं तो मुझे ये जो जंग की सूरत हाल एक फुल ब्लोन वॉर लाइक सिचुएशन में होती हुई नजर नहीं आ रही, मगर एक मैनेज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई नजर आ रही। अगर हम इस पूरी सूरत हाल को एक स्ट्रेटेजिक लेंस से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग, जो कि 4 से 6 हफ्तों में कंक्लूड करने की जो बात सामने आ रही है, वो असल में एक लिमिटेड वॉर डॉक्ट्रिन को रिफ्लेक्ट करती है, यानी डिसाइसिव, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक्स, जहां ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज नहीं बल्कि ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को टेम्परेरी डिग्रेड करना हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान एक कन्वेंशनल बैटलफील्ड नहीं है। ये ना गजा है, ना ये इराक है, ना ये अफगानिस्तान है। ये एक हाइब्रिड और एसिमेट्रिक ये एक हाइब्रिड और एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स देने वाली स्टेट है, जहां ना डेमोक्रेसी है बल्कि एक आइडियोलॉजिकल थियोक्रेसी है वहां। और उसके साथ साथ आपने उनके, जब खामेनेई साहब की शहादत हुई है तब आपने इट्स लाइक मुस्लिम वर्ल्ड के पोप को आपने शहीद कर दिया। तो यहाँ पे ना जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बजाय प्रॉक्सी, साइबर वॉर, मिसाइल स्ट्राइक्स और रीजनल एस्केलेशन, खास तौर पर गल्फ और लेवांट रीजन में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के जरिए को स्ट्रेच कर सकती है। अच्छा, इसीलिए 4 से 6 हफ्तों की जो ये टाइमलाइन ज्यादातर पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, एक मेरे नजर में ये सिर्फ एक नैरेटिव है, रियलिटी नहीं है, एक ऑपरेशनल रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और आई थिंक कि इस बैकड्रॉप में अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात की बात, जहां इजिप्ट ने भी मीडिएशन की ऑफर अभी रिसेंटली की है, हमने देखा है कि देखिए ये हमेशा से यूएस की एक अप्रोच रही है कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। एक साइड पे मिलिट्री प्रेशर भी बढ़ाए रखता है, दूसरी तरफ वो साथ साथ डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स, रूम फॉर नेगोशिएशन भी खुला रखता है, जो कि हम अभी देख भी रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये वन ऑफ सिचुएशन है। यहाँ पे हमें इस चीज के देखो, बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि ट्रस्ट डेफिसिट है इजराइल के साथ भी, यूएस के साथ भी। और डेफिनेटली अब ईरान ने भी हमने देखा है कि एक जो अपना एक काउंटर प्रपोजल सामने रखा है, वो भी उतना ज्यादा ही कशीदा हमें नजर आ रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए, हम जब मुज़ाकरात वहां होते हैं जहाँ कोई ना कोई कॉमन डिनोमिनेटर होता है। ये तीनों मुल्क फिलहाल
इस तरह के हैं कि वो सब, वो कहते हैं ना एक लोकल लैंग्वेज में को तो मैं ना मानूं वाली अप्रोच, वो सबके अलग अलग स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे मुझे, जहाँ मैं दोबारा इस चीज को रिइटरेट करती हूँ, मुझे एक मैनेज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, मैनेज्ड एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है वाक़ई साहब, आप अग्री करेंगे मैनेज्ड एस्केलेशन की तरफ ये मामला आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और दूसरा सवाल पे ये भी है कि वो क्या ऐसी वजह बनी कि अमेरिका जंगबंदी की तरफ आने पर मजबूर हो गया वाक़ई साहब? एक जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि अमेरिका का सुपर पावर होने का जो ज़ूम था और उसका जो एक बहुत बड़ा उसके दिमाग पे खुमार था, वो डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब रूस और चाइना ने मिलकर उसके इस तासुर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है बज़रिया ईरान। हमें ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो पोजीशन पहले यूएसए की थी वो अब नहीं रही। ईरान ने उसका वो ज़ूम और वो जो एक गरूर और तकब्बुर था उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया है। दुनिया पूरी समझती थी कि अमेरिका नाकाबिले तस्खीर है, वो जहाँ हमला करता है वहाँ पे वो कामयाबी हासिल कर लेता है। अभी जैसे मिसाल दी जा रही थी वेनेज़ुएला की, आप देखें कैसे उन्होंने उसके सदर को और उनकी दूसरे लोगों को यूं उठा के अमेरिका में वो ले गए और वहाँ कुछ ना हुआ। ये जुल्म और ज़्यादती, इस तरह के काम अमेरिका बड़े सालों से करता आ रहा है। इसके अलावा जो कुछ उसने लीबिया में किया, जो इराक में किया, जो कुवैत में भी किया, बहुत सारे और ममालिक में भी ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन यूँ लगता है कि ईरान इस सारे जो निज़ाम और ये जो एक तासुर था उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और 27 रोज़ ये कोई कम अरसा नहीं होता किसी जंग का, और अमेरिका जैसे मुल्क के साथ जंग करना कोई आसान काम नहीं है। और स्पेशली वाक़ई साहब 27 रोज़ के बाद भी कोई भी हार मानने पे तैयार नहीं है। ये भी बड़ी एक जीत है ईरान की। आपके सामने है कि अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है। इधर उधर से जो पैगामात आ रहे हैं, लोग कोई इतने पागल तो नहीं है ना कि वो समझ ना रहे हों कि इस वक्त अमेरिका वो कोने तलाश कर रहा है कि मैं किस तरीके से कोई सेफ फेस सेविंग कर लूं और मैं बचूं और किसी बाइज्जत तरीके से हम टेबल पर बैठ जाएं। और ईरान के साथ कुछ ऐसी जो उसने शराइत भेजी, आपने देखा हो किस बुरे तरीके से ईरान ने उनको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा नहीं, हम तो जंग करने को तैयार हैं और हम आखिरी सिपाही तक जंग करेंगे। ये बहुत बड़ा एक नारा है, ये बहुत बड़ा यकीन है ईरान का कि वो किसी सूरत भी घुटने टेकने पर तैयार नहीं है। और वो हर स्टेज पे किस तेजी के साथ, आप देखिए उसने उस तेजी में भी कमी नहीं आने दी। जितने इसराइल पर ईरान ने हमले किए हैं वो एक रिकॉर्ड है जो वो सोच भी नहीं सकते। और अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो रिलीज हुई जिसमें इसराइल की तबाही दिखाई गई कि किस तरह तेजी से वहां पे ड्रोन गिर रहे हैं और उनके अब ये वो मनाजिर थे जिसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। हमें ज्वाइन कर लिया ब्रिगेडियर हारिस साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, जंग का 27वां रोज़ है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंगबंदी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिका इतना मिसकैलकुलेट करेगा कि आखिर में उसी को घुटने टेकने पड़ेंगे और अब जो भी वो अपनी शराइत भी रख रहा है लेकिन फिर जंगबंदी की बातें भी कर रहा है, फिर सालिसी की जो पेशकश है उस पर भी आमादगी का इजहार अपेरेंटली उसकी तरफ से नज़र आ रहा है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से ये? लेकिन जब ये बात ये है कि जब आप एक ऑपरेशन में जाते हैं तो एक ऑपरेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर एंड टर्म स्ट्रेटजी, एक एग्जिट स्ट्रेटजी बनाते हैं कि टर्मिनेट वॉर कैसे करनी है और एग्जिट कैसे करने हैं। बात ये कि आपने ये इजराइल के कहने पे आपने ये सब कुछ कर लिया, बात कर ली, जल्दबाजी में अटैक कर दिया, निगोशिएशन हो रहे थे। आपके जो टारगेट थे वो ये थे, नंबर 1 न्यूक्लियर कैपेसिटी उनकी ख़त्म कर दी जाए, नंबर 2 ये था कि आप उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करें, नंबर 3 रजीम चेंज करें, और नंबर 4 ये था कि आप उनकी ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है यहाँ पर उनकी जो कंट्रोल है ये ख़त्म कर दें। चारों हदाफ के कंप्लीट नहीं कर सकते, टारगेट नहीं हुए तो आप एक सेकंड ये फिर ये मिसकैल, अब आप निकल, आप कहते हैं हमने उनकी एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी, नेवी भी ख़त्म कर दी, के मिसाइल लॉन्चिंग के जो लॉन्चर थे वो भी आपने 80% खत्म कर दिए जी। रजीम जी हमने उनकी काफी लेट, तो फिर व्हाट हैव यू अचीव्ड? फिर आप अभी
आपने अगर अचीव नहीं किया और आप कह रहे हैं मैंने उनको खत्म कर दिया, मैंने अपना टारगेट अचीव किया, देन एग्जिट, आप जाएं, निकलना भी नहीं चाहते क्योंकि आपको ऑनरेबल होटल नहीं है। अवाम को क्या बताएंगे कि आपने क्या अचीव किया? अगर यही कुछ था तो ये तो लड़ाई से पहले भी था। आपने इतना नुकसान अपने अवाम का किया, वॉर मशीनरी का किया, ईरान का नुकसान किया, इजराइल का किया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का किया। व्हाट हैव यू डू? एंड में आप वही बात कर रहे हैं कि जी वो आप फिर उसके बाद 15 जब नकात डालने हैं, वो कोई इनकी बात मानने की, यू आर नॉट अ विनर। द अपर हैंड इज ऑफ ईरान टुडे। ईरान के पास इस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड भी हैं, वो इस वक्त बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में भी है, और दे आर गोइंग टू सिट विद मोर पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और उन्होंने सिंपल 5-6 पॉइंट रखे जो कि बिल्कुल वैलिड। वन ऑड हो सकता है उनमें ना अमेरिकन मांगे, बट देन आपको रैशनल के साथ चलें। ईरान इज नॉट डिफीटेड कि आप कह रहे हैं कि आप हर बात उनको बनाते जाएंगे, ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर भी इनका साथ ज्वाइंट कंट्रोल हो जाए। ईरान विल नेवर डू इट, और ये इनको बड़ी गलत फहमी है। दे हैव टू कम, लेकिन द पॉइंट इज, अभी ईरान ने भी पॉइंट दिए, अमेरिका ने भी किया, कहीं ना कहीं जब सालिस आते हैं, पाकिस्तान होगा, ये तुर्की होंगे, दे मस्ट टॉक टू देम। कुछ पॉइंट निकालने के बाद दे मस्ट सिट, बैठ के जब बैठते हैं तो फिर नेगोशिएशन में कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है, एंड यू फाइंड अ वे, ऑनरेबल वे ऑफ इक्वल बोथ साइड। ईरान को भी ऑनरेबल रिस्पेक्ट चाहिए, वो सुपर पावर है, वो अपने जाते हैं, उनको भी एक ऑनरेबल इक्वल मिले। जो मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों फरीक आते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, अल्टीमेटली दे विल हैव टू कम, बिकॉज इस वक्त ईरान को, अमेरिका को पता है कि दे कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव विद ईरान। ईरान है शोन, जो इजराइल का उन्होंने हाल किया है ना, ये तो उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ, वरना जो तबाही करके रख दी, ये पता। और आई एम श्योर कि इजराइल की मर्जी से ये 5 दिन का रुकी हैं। इजराइल का बहुत नुकसान हुआ है, और उसके बाद बात है कि दे विल हैव टू कम। जितनी मर्जी वर्ड बात होती है, यू हैव टू कम नेगोशिएशन, दिस इज द राइट टाइम। अदरवाइज ये ईरान को भी समझना चाहिए कि उसके लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बार्गेनिंग ऑफ पॉइंट्स लाएं जो नेगोशिएबल हो। इसी तरह अमेरिका को भी आना चाहिए, क्योंकि वरना ईरान क्यों, अगर अमेरिका अटैक करता है, ईरान विल गो टू मिडिल ईस्ट, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगी। बेनिफिशियरी कौन है? इजराइल। ये दोनों मिडिल ईस्ट और ये तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही इस जंग के असरात हैं पूरे मशरिक़ और पूरी दुनिया, ये जंग के असरात नज़र भी आएंगे और अभी हम देख भी रहे हैं इन असरात को। अच्छा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं अंजा साकिब साहिबा, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अंजा साहिबा आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि 4 से 6 हफ्ते की बात हुई जब जंग का आगाज़ किया गया कि तैयारी है। अगर हम कैपेसिटी वाइज बात करें तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान, क्या इतनी कैपेसिटी है इनके पास कि जंग को ये मज़ीद आगे चला सकें? और अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो ईरान की तरफ से जितने भी टारगेटेड थे वो हम देख रहे हैं कि कैलकुलेटेड थे, और ईरान की जो चाल है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, वो बड़ी वाइज हमें नज़र आई। आप कैसे इसे रीड करते हैं? और दूसरी तरफ अमेरिका, क्या तमाम जो उनकी कैलकुलेशंस थी वो मिस कैलकुलेट हो गई? 100% आई थिंक एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की तरफ से भी, ना सिर्फ ईरान की जो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर में सबसे पहले मिसाइल कैपेबिलिटीज के अंदर, मगर इवन जो मैरीटाइम के अंदर और जो की दीगर कैपेबिलिटीज है उसके अंदर भी। अगर आप ये देखें कि ऑब्वियसली कितनी दफा बयान आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कि जी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का भी कंट्रोल ले लिया है, और बड़े इब्राहिम लिंकन भी जाके आपने वहां पे खड़ी कर दी, वो भी वापस रिट्रीट होने पड़ी। उसके बावजूद भी बार बार ये स्टेटमेंट्स आ रही थी, देखें ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का कंट्रोल ले सकें, और आप ये देखें कि इकोनॉमिकली कितनी ब्लीडिंग हो रही है अमेरिका को, कि एक इरानियन मिसाइल जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर कॉस्ट करता है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है इन टर्म्स ऑफ के अगर उसको हम डिफेंड करने की बात करते हैं। उसके अलावा इजरायली जो आयरन डोम थी, कहाँ गई उसकी कैपेबिलिटी, उसके अंदर मल्टीपल और सिनारियोज हैं। देखिए अभी ईरान ने बार बार ईरानियन मीडिया के अंदर ये बयान आ रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि ऑन ग्राउंड भी अगर फोर्सेस देके आते हैं हम उस जंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उनका मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कैपेबिलिटीज, इट इज नॉट जस्ट एयर बेसिस, इट्स आल्सो गोइंग टू बी मैरीटाइम। आई थिंक उन्होंने अभी सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, जहाँ तक उसके अलावा उस चीज पे भी नहीं होके आ रहे कि आप
अभी तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं जी। कि सिर्फ एक ये काइनेटिक मेजर्स से, मैं तो यहाँ पे कह रही हूँ कि ईरान का टिपिकल सिनारियो है ना ये सिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर, वहां पे आपकी प्रॉक्सीज भी एक्टिवेट होती है। जो मुल्क अपनी IRGC को अपनी फौज के अंदर इतने सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन होते हुए बना सकता है, आपको क्यों लगता है कि किसी भी किस्म की प्रॉक्सीज जो कि वीकन की हुई है उसके अंदर बेतहाशा यूनिट्स रिकैलिब्रेट नहीं हो गए होंगे? उसके अलावा साइबर वॉरफेयर भी है जो हमने देखा है ईरान में इन द पास्ट भी, उसके अंदर भी उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेंट हो सकती है। हमने देखा कि जहाँ मिसाइल्स लगे थे फाइनेंशियल अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इन द मिडिल ईस्ट, वो ना सिर्फ काइनेटिक थी मगर उसके साथ साथ साइबर अटैक्स भी हुए उनकी वेबसाइट्स पे। फिर इसके अलावा आप ये भी देखें कि अबनाए हॉर्मस के हवाले से लेट्स से कि यूनाइटेड किंगडम को भी आप ले आए, देखिए ट्रम्प को नेटो की सपोर्ट नहीं मिली तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये भी एक मिसकैलकुलेशन थी। उसके अलावा आप यूरोप की सपोर्ट नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूरोप की सपोर्ट नहीं मिली। आप देख लें स्पेन का क्या स्टांस है। देखिए इसके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जो हमें रियलाइज करनी है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सितंबर 2028 में आने वाला है, मिड टर्म इलेक्शंस अभी कुछ महीने में ड्यू है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा है कि ऑथेंटिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि नंबर 1 ओनली 6% अमेरिकन अग्री करते हैं कि हमें इस वॉर में शमूलियत करनी चाहिए थी। सही। सेकेंडली हमें एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट स्टांस आया है जब जो उनके काउंटर टेररिज्म के हेड थे कैंट, उन्होंने जब रिजाइन किया उसके बाद तो डेफिनेटली इस चीज की वजाहत हो गई कि ये वॉर हमारी वॉर नहीं थी, एज एन अमेरिकन इसकी वॉर नहीं थी। प्लस हमने ये भी देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो पोल्स हैं उसके अंदर 25% से ज्यादा डिक्लाइन आया है। वाक़ई साहब, अब पाकिस्तान का किरदार है, अब जिस तरह से अभी अंदर साहब अभी बात कर रही थी, आलमी मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर 2 ईरानी रहनुमाओं को अमरीकी टारगेट लिस्ट से हटाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान मीडिएटर की ऑफ़र कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है और इसको देखा भी जा रहा है और इसको कंसीडर भी किया जा रहा है दीगर ममालिक के साथ साथ। दीगर ममालिक में हम देख रहे हैं इजिप्ट भी है, तुर्किया भी है। पाकिस्तान का किरदार वाक़ई साहब किस तरह से आप देखते हैं? और ये जंग बंदी अगर हो भी जाती है, मुज़ाकरात हो जाते हैं, अगर पाकिस्तान ही वो किरदार अदा करता है तो पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या होंगे और पाकिस्तान का जो नेक्स्ट इमेज है पूरी दुनिया में कैसा देखेगी? मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करके और इस जंग बंदी में अपना अहम किरदार अदा कर लेता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का फेस और उसकी ग्रेडिंग दुनिया में कई दर्जे ऊपर चली जाएगी। यानी वो काम जो दूसरे बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके वो पाकिस्तान इंतहाई आला तरीके से करने की कोशिश कर रहा है और पूरी नेक नियति से कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक चीज़ बड़ी अहम ऐड करना चाहता हूँ। ईरान की जो स्ट्रेटजी है ना जंग की, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने और हम लोगों ने देखा होगा दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली जब बॉक्सिंग रिंग में आते थे तो वो शुरू में अपने मुखालिफ को थका देते थे। उनके बाद में बहुत इंटरव्यू जब शाया हुए और उनसे ये पूछा गया कि आप बताइए आपसे बड़े बड़े नामी ग्रामी और बड़े मजबूत बॉक्सर्स जो हैं वो किस तरह हार गए, तो वो उन्होंने बताया कि मैं पहले अपने मुखालिफ को थकाता हूँ, वो मुझे इधर उधर मुक्के मारता रहता है और आखिर में ऐसे पंच मारता हूं जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल को थकाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया है। अब आप लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल ये UAE वगैरह और इन मशरिक़ वुस्ता को बचा क्यों नहीं सका। एक बात पे गौर करें कि ईरान ने इन पे उस वक्त हमला किया जब इसराइल और अमेरिका को अपनी पड़ी हुई थी, वो तो अपने आप को बचा रहे थे, वो इधर कहाँ आते। ये थी ईरान की असल स्ट्रेटजी जिसकी वजह से वो इनकी मदद को ना आ सके और इनके अड्डे तबाह और बर्बाद हो गए। और ईरान अपने मकसद में आज भी कामयाब है, वो इनको थकाने की कोशिश में कामयाब हो चुका है। अमेरिका की पोजीशन इस वक्त ये है कि रिंग के अंदर वो रेफरी को कान में बात
बार बार ये बात कह रहा है, खुदा का वास्ता है मेरा नाक टूटने से पहले ये फाइट खत्म करने का ऐलान कर दो, इससे पहले कि मैं नॉक आउट हो जाऊं। ये है इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन ईरान और अमेरिका और इसराइल की। यानी वागा साहब, जब ये ईरान कहता है कि इस जंग की तैयारी वो बहुत सालों से कर रहा है, तो हमें ये मान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी हिकमत अमली और उनकी स्ट्रैटेजी से ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि वाकई ये हिकमत अमली बहुत पहले बना ली गई थी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, भारत की बात करते हैं। भारत को खासा धचका भी लगा है, भारत इस वक्त बौखलाहट का भी शिकार है, और जो पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की जो पजीराई है, वो उसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, और उसका इजहार भी हम देख रहे हैं कि जयशंकर जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं और तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सिफारती नाकामी को छुपाने के लिए, तो वाज़े तौर पर वो नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि भारतीय जो खारजा पॉलिसी है टोटल नाकाम। इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है उनको, इतनी शर्मिंदगी हुई कि अब इतनी बुखलाहट में है कि एक फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं, वो इतनी गिरी हुई और घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है। इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितनी बुखलाहट में है, जी, कितने जेलस हो रहे हैं, उनकी रात की नींदें खत्म हुई है, सफ़े मातम बचा हुआ है। पाकिस्तान की जो ये बात करें, इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने बहुत दफा सालिसी कराई है। 1970 में पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका की सालिसी कराई है, अगर इनको याद हो। पाकिस्तान जॉर्डन में जाके भी लड़ा है ये इजराइल के खिलाफ। उसके बाद पाकिस्तान चाइना ने मिलकर ईरान और सऊदी अरब भी सालिसी कराई है। तो ये बात करनी है कि पाकिस्तान को कहाँ से ये मौका मिल गया। इनकी आप सोशल मीडिया पर सुने क्या बातें हो रही हैं। ये इतनी पस्ती में गिर चुके हैं, इतने जेलस हो चुके हैं, इतनी काला मुंह इनका मार के आपके बाद हो चुका है कि दुनिया ने इनकी तरफ देखना छोड़ दिया है। दिस इज द रीजन। बांग्लादेश ने इनको छोड़ दिया हमारे रीजन में, ईरान इनको किक आउट कर दिया। इनके बाद सिख मूवमेंट चल रही है, उसके बाद मणिपुर में क्रिश्चियन खड़े हो गए इनके खिलाफ, कश्मीर में कश्मीरी खड़े हुए इनके खिलाफ, ऑक्युपाइड कश्मीर में एंसलाइड मूवमेंट चल रही हैं, जहां ये सारे मीजूज, असामी, नागाज ये खड़े हुए हैं इनके खिलाफ। तो बात ये कि इनकी ऑपोजिशन देखें क्या बोल रही है इनके खिलाफ। ये असल में नरेंद्र मोदी जो है ना, ये बेसिकली ये है गुजरात से का वहाँ चाय बेचने वाला है जी। इसका लेवल ये है, इसने पूरे इंडिया को तबाह करके रखा। उसका एक सेक्रेटरीट का वो भी खत्म कर दिया जी। अब अल्टीमेटली ये जाने वाला है, वहीं इसको अवाम लेके जाएंगे, वहीं पे चाय बेचेगा, वहीं गुजरात के रेलवे में वादे लगाएगा। ये इनकी बर्थ है। और इनके ऑपोजिशन लीडर देखिए कैसे खिलाफ बोल रहे हैं। तो इस स्टेज के ऊपर इनको ये समझिए परेशानी है कि इतना पाकिस्तान, इतनी इम्पोर्टेंस मिल गई है पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर, दुनिया की फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी ही इज कमिंग टू पाकिस्तान। उसके बाद कुशनर भी आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे उनके जो है वो सब पाकिस्तान में आ रहे हैं, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, पार्लियामेंट स्पीकर भी आ रहे हैं। ये उनको हजम नहीं हो रहा। दिस इज द बेसिक इशू। लेट उनको, और वो आइसोलेट हुए हैं, उनको पूछ क्या इंडिया का आपने नाम सुना पूरे इस इशू के अंदर? नोबडी टॉक्स। इसने जो जाके इजराइल में बैठ गया, जाके वहां पर जब ये लड़ाई हुई है, उससे पूरा मिडिल ईस्ट, ईरान, मुसलमान, एवरीबॉडी इज अगेंस्ट हिम, दे हेट हिम, एंड दिस इज द रीजन इस तरह की पस्ती की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, पैनल मेरे साथ ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अंदर साहिबा, आफ्टर दिस वॉर वेयर विल अमेरिका स्टैंड? क्योंकि जिनकी मदद इनको एक्सपेक्टेड थी, वो मदद इन्हें नहीं मिली, वो सपोर्ट इन्हें नहीं मिली, और जिनको अश्योर किया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मैं बात कर रही हूँ खलीजी ममालिक की, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सके। तो कहाँ पे स्टैंड करेगा अमेरिका? एब्सोल्युटली, आई थिंक कि देखिए इसके अंदर एक वही उनके लिए भी एक बड़ी वेकअप कॉल है कि कहाँ पे हमने रीजनल जो पावर्स हैं उनके साथ कहाँ न्यू अलाइनमेंट्स फॉर्म होएंगी। डिप्लोमेटिक एक रैंप ऑफ है। मैं यही समझती हूँ कि देखिए दो हमने इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ देखनी होंगी। अब इस बैकड्रॉप के अंदर जब यूएस और ईरान के अंदर, अभी यहाँ इजिप्ट की मैंने बात की थी कि उन्होंने मीडिएशन की ऑफर दी है, ये इस तरह इंडिकेट करता है कि मिलिट्री एस्केलेशन के साथ साथ मैंने आपको बताया कि पैरेलल में जब डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप एक्टिवली कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो अमेरिका की तरफ से, इजिप्ट की एंट्री इसलिए अहम है क्योंकि वो अरब वर्ल्ड में एक न्यूट्रल कन्वीनिंग स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे वाशिंगटन और तेहरान के रिलेशन
टेंशंस दोनों साथ मैनेजेबल है। एक मल्टी लेयर डिप्लोमेसी का मॉडल है जहाँ ओवर्ट और कोवर्ट चैनल साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बहुत सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। अब पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं कि इस्लामाबाद की दरख्वास्त पर 2 ईरानी रहनुमाओं को वीकेंड टारगेट लिस्ट से हटा दिया गया है। ये भी कुछ फिर अगर ये भी इस बात की हकीकत है कि पाकिस्तान एक ऐसा एक तो मुस्लिम उम्मा के अंदर भी एक न्यूक्लियर हेड स्टेट है, तो यहाँ पे एक वो भी हमने एज अ डेटरेंस मेंटेन रखा है रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी के अंदर। और डेफिनेटली एक क्वाइट बट इफेक्टिव बैक चैनल डिप्लोमेसी का सबूत है पाकिस्तान हिस्टोरिकली वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ एक फंक्शनल एंगेजमेंट रखता है। और इस तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स, क्राइसिस डी एस्केलेशन भी क्रिटिकल होते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि अब जरा से हम किनेटिक मेजर्स पे मेरी टाइम के ऊपर आते हैं। अब नए हॉर्मोन्स के हवाले से यूनाइटेड किंगडम में 30 ममालिक की एक्सपेक्टेड शिरकत के साथ जो फौजी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इस बात की वजाहत करते हैं कि देखें ग्लोबल पावर्स इस चोक पॉइंट को सिक्योर रखने की कलेक्टिव स्ट्रैटेजी प्रायोरिटी समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की सिग्निफिकेंट ऑयल सप्लाई गुजरती है, मोर देन 20% और मोर देन 75% जो आपके मेथनॉल और ये दीगर स्पिरिट्स हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होती है तो वो सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक में तब्दील हो जाता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरह से जब बैरल की प्राइसेस $200 $180 क्रॉस की थी तब क्या इम्पैक्ट आएगा स्टॉक्स पे और पूरी मेन लाइंस डिस्ट्रक्ट हुई। और हमने ये भी देखा कि सिर्फ इस खबर से, ट्रम्प के एक ट्वीट करने से ऑलरेडी हमने देखा कि कितनी स्टेबिलिटी आई है मार्केट्स में। तो आई थिंक कि डेफिनेटली इन कंसल्टेशंस के साथ यानी अंदर साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने अपने मूव से ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और पूरी दुनिया को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है। तवागा साहब, हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, हम आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम अपना बयानिया जो है उसको दुनिया के सामने इस तरह से नहीं रख सकते कि दुनिया जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद करे और उस पर यकीन कर ले। यही हम देख रहे हैं इंडिया के साथ भी हो रहा है, यही हम अमेरिका के साथ भी देख रहे हैं। यही वजह है कि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि वो हकीकत को और वो सच को देख रहे हैं, जांच रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आप ये देखिए कि जब भारत के साथ पाकिस्तान की जंग हुई तो जितने जहाज गिरे क्या भारत उसको डिसऑन कर सका? नहीं कर। कोशिश जरूर की, लेकिन सोशल मीडिया ने सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया। यहां तक कि जनाब ट्रंप साहब ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया और अपनी तकरीरों में उन्होंने भारत को मुकम्मल तौर पे मसला, पांव के नीचे मसला और जहाजों की ज्यादा तादाद बता के उन्होंने उनको और बेइज्जत किया। हमें दो चीजों ने फायदा दिया, सोशल मीडिया और ट्रंप ने। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जयशंकर साहब जो है ना वो बौखलाहट का शिकार हैं, वो हो गए हैं बावले। ठीक है, उनका दिमाग और जुबान आपस में मैच नहीं कर रहे, वो हो गए पागल। ना उनको पता चल रहा है कि मैं एक वजीर खारजा हूँ और मुझे कौन सी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ये वो स्टेज होती है जब आप समझ लें कि उनके अंदर दिमागी खलल आ जाता है। और ये दिमागी खलल कब आता है? जब इंसान मॉरली, जहनी तौर पर बिल्कुल पस्ती में चला जाता है और उसका कोई बस नहीं ना चलता, वो फिर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो क्या सारी दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया होगा इस तरह की घटिया और तीसरे दर्जे की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए? इसमें उन्होंने अपना खुद चेहरा काला किया है। दुनिया के सामने उन्होंने अपने मुंह पे कालक मार लिया जयशंकर ने कि ये भारत का असल चेहरा था, जो अपने आप को बड़ा सफारती सतह पर बड़ा अच्छा इमेज बनाता था कि जी हम तो बड़े आला लोग। ये सारी चीजें एक्सपोज कर दी हैं अब जयशंकर ने खुद, किसी और ने भी नहीं की। अच्छा, पाकिस्तान को तो जरूरत ही नहीं ना पड़ी, यानी वो खुद ही अपने ऐसे दुश्मन हैं कि उनको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस हालात में जब जयशंकर वगैरह ये देखते हैं कि पाकिस्तान की रेटिंग तो बहुत ऊपर जा रही है, पाकिस्तान का इमेज एक तो सॉफ्ट इमेज, और फिर देखें अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी का किरदार किस लेवल की गेम होगी और क्या वो उस वक्त सीन होगा जब वो तस्वर करते होंगे ना ख्वाब में भी कि पाकिस्तान बैठा है टेबल पे और वो इनके दरमियान सुलह सफाई करा रहा है। तो मेरे ख्याल में वो ख्वाब में भी उनको डर आता होगा और खौफ के मारे वो चीखें मार रहे होंगे कि यार ये पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है और आने वाला वक्त हमारे
हमारे साथ क्या करेगा। ये होता है कौमों का इमेज, ये होता है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इमेज, ये है हमारे हुकूमत पाकिस्तान का इमेज, ये है हमारी जो खारजा अमूर की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो दुनिया में इस वक्त नंबर 1 मानी जा रही है, जिसको ट्रंप ने अप्रिशिएट किया है कि क्या बात है, पाकिस्तान ने बहुत आला किरदार अदा किया है। ये बातें सुन के आप सोचें भारतीयों के सीने पे सौंप नहीं लौटेगा तो और क्या होगा। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी, आप क्या ऐड करना चाहते हैं? 30 सेकंड ये कि इनको सबसे बड़ी तकलीफ जो है ना, वो जो 2 दिन पहले फील्ड मार्शल रियासत मजीद की प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से बात हुई है डिटेल में, और उन्होंने बहुत ज्यादा कन्विंस किया है, इस पर ये मरे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर सांप लौट रहे हैं। दिस इज द बेसिक रीजन। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ब्रिगेडियर साहब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी मुखलिसाना ऑफर तो पेश कर दी है मीडिएटर की, क्या ये ऑफर एक्सेप्ट की जाएगी? अगर एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, और क्या चैलेंजेस ऐसे होंगे जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें इजिप्ट भी है, साथ उसके बाद तुर्की भी है, पाकिस्तान। देखिए, तुर्की है नेटो का मेंबर, इजिप्ट के ईरान के कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात। हमने उनसे प्रॉपर, आप देखें, हमने उनको मॉरल सपोर्ट दी है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी है, स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट दी है, हर जगह पे खड़े हुए, उनके रहबर की शहादत हुई, फिर भी हमने पाकिस्तान खोल के। ब्रिगेडियर साहब, माजरत आपको इंटरप्ट कर रही हूं, क्या इसकी वजह ये भी है कि ईरान का ट्रस्ट हमारे पे है कि हम अमेरिका के आगे भी झुके हुए नहीं है, हमारा एक अपना स्टैंड है, कोई अड्डा हमारा? 100%। और इसके साथ आपके सामने उनकी पहले जून में पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान की बात हुई, अभी उन्होंने ट्वीट उर्दू में किया, दिस मीन द वॉल्यूम ऑफ थिंग्स, कि वो पाकिस्तान से कितने खुश हैं, दे ट्रस्ट पाकिस्तान। नंबर 2, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं। ही लाइक्स, अगर 2 दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल की बात प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई है, तो यू कैन सी कि हाउ मच इनका आपस में कनेक्शन है, एंड यू नो कि हाउ मच ही लाइक। यहाँ तक वो ये कहते हैं ही इज अ गुड गाय, आई लाइक हिम एंड ही इज अ फाइटर। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का फील्ड मार्शल से बात कर रहे हैं, कि मतलब ये है कि ये ट्रस्ट लेवल कितना ज्यादा आपस में। तो दैट मीन, इस जैसे मैं कहता हूँ बहुत चांसेस हैं, और अल्लाह करे अगर इस्लामाबाद में होता है तो पाकिस्तान विल टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स कि ये थ्रू हो जाए, ये कामयाब हो जाए। इससे पाकिस्तान चाचा दुनिया में बहुत ऊंचा जाएगा, पाकिस्तान का नाम बहुत ऊंचा होगा, पाकिस्तान विल बी अ ग्लोबल प्लेयर, और इंडिया उतना ही समुद्र की तह में दफन हो जाए। बिल्कुल सही है। वाक़ई साहब, वैसे पाकिस्तान, हाँ देखिए, पाकिस्तान, मेरा ख्याल है जवेरिया, पाकिस्तान इस वक्त सालसी के तौर पर बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा। पूरी दुनिया सोच रही है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि मिस्र के और ईरान के कोई इतने आइडियल ताल्लुकात नहीं हैं, और तुर्की की भी एक बड़ी अहमियत है, और इस वक्त इन तमाम ममालिक में सबसे बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान है, जो अमेरिका को भी कबूल होगी और ईरान को बहुत ज़्यादा कबूल होगी, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान ने कभी भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं किए। एक बात आखिरी में बात करना चाहता हूँ कि ये जंग खुदारा कोई शिया सुन्नी वाला इशू नहीं है, ये मुसलमान हैं, हम सारे मुस्लिम हैं, ये मुसलमानों की जंग है दूसरों के साथ, और पाकिस्तान का इस्लाम में बहुत अहम किरदार है। ये सब लोग ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान दरमियान में बैठ जाएगा तो इतनी क्रेडिबल सुलह होगी, ईरान किसी सूरत भी पाकिस्तान का किया हुआ कोई भी फैसला, कोई भी तस्फिया जो है उसको बाद में डिसऑन नहीं करेगा, और उस पर पक्का रहेगा। इस बात का अमेरिका को 100% यकीन है। ठीक है, यानी जो दोनों फरीक हैं उनका ट्रस्ट है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान एक क्रेडिबल मीडिएटर के तौर पर सामने आया है। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अंजा साकिब साहिबा और नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ईरान जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, सबसे पहले तो हम ईरान जंग की बात करते हैं, 27वां रोज़ है सर, क्या आप देख रहे हैं, क्या नताइज निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, या अभी कुछ कन्फ्यूजन ही बरकरार है? नहीं, खैर कन्फ्यूजन दो की तरफ से है, लेकिन नतीजे का बता दूँ मैं आपको कि 1 हफ्ते के बाद जब जंग बंद नहीं हुई तो हम सब ये कह रहे थे, एक जगह मैंने कहा था कि प्लान ए नाकाम हो गया अमेरिका का, जो ये था कि आयतुल्लाह खामनेई को
शहीद करके हुकूमत गिरा दी जाए, अफरा तफरी फैल जाए, हालत जंगी हो जाए, मुल्क टूट जाए, ये प्लान था। वो नाकाम हो गया, हुकूमत वापस आ गई, कायम हो गई, नया रहबर मौज़म का इंतखाब हो गया, जिस तरह भी हुआ। पर दूसरा प्लान भी था कि ईरान में अफरा तफरी पैदा की जाए, खाना जंगी पैदा की जाए, ग्रुपिंग की जाए। तो 4 प्लान अब तक, मैं तस्वीर में मजीद नहीं जाऊंगा, जी बहुत काम है आपके पास। 4 प्लान अमेरिका के नाकाम हुए हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। और अब तक ईरान वो मुज़ाहमत कर रहा है जो पहले हफ्ते में की थी उसने, बल्कि पिछले हफ्ते तो कुछ ज़्यादा अटैक किए उसने। और अब खतरा मुझे, जो पहले दिन आपसे मेरी बात हुई थी, जी अब मुझे खतरा अब ये है कि ये जंग फैल ना जाए, अच्छा ये जंग रीजनल वॉर ना बन जाए, क्योंकि सऊदी अरब और कतर अब बुरे मूड में नजर आ रहे हैं। और अगर सऊदी अरब बुरे मूड में नजर आ रहा है तो मुझे ये कहने दिएगा कि फिर पाकिस्तान को भी सोचना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है, अगर उन्होंने उसको इन्वोक किया तो पाकिस्तान क्या करेगा। मेरा ख्याल है ये कुछ तो सब कुछ बेग साहब, क्या इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल प्ले करने के लिए अपनी जो काविश है वो पेश करने की कोशिश की है कि मैं मीडिएटर का रोल प्ले करता हूँ? बात तो ये कि पाकिस्तान हर जगह बनता है मीडिएटर, कोशिश होती है उसकी कि वो मीडिएट कर जाए, वो फ़लस्तीन का मसला हो, वो इराक ईरान वॉर हो, वो 8 साल चली है वो जंग, जी इराक ईरान, मैंने उसकी रिपोर्टिंग भी की थी। और या फिर और दूसरे मसाइल हों, पाकिस्तान इसमें तो इसलिए इंटरेस्ट है पाकिस्तान को कि ईरान हमसाया है, ईरान मतलब पड़ोस के घर में आग लगी हुई है, तो पाकिस्तान दौड़ेगा ना, पानी की बाल्टी लेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। कोशिश करेगा। अब देखिए, अगर ईरान को अल्लाह ना करे डिफीट होती है, शिकस्त होती है, तो इसराइल ईरान में आ जाएगा और इसराइल हमारा पड़ोसी बन जाएगा। तो इसराइल, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान सहमुखी कहते हैं उसको, सहमुखी जंग लड़ रहा होगा। तो पाकिस्तान को गवारा नहीं है कि इसराइल को यहाँ पर जगह मिले, पाकिस्तान को गवारा नहीं है कि ईरान को नुकसान पहुँचे। तो चुगताई साहब, आप क्या समझते हैं कि जंग बंदी कितनी नागुज़ीर है अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, मशरिक़ वुस्ता के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितनी नागुज़ीर है, और क्या मुज़ाकरात की टेबल पर ये फरीक बैठेंगे भी? देखिए, मैंने अफगान वॉर भी देखी है, कवर भी की है, मैं न्यूज़ एडिटर भी था उस ज़माने में। वो मुज़ाकरात मुझे याद हैं। अच्छा। वो मुज़ाकरात तो कई बरस बाद शुरू हुए थे और 80 दिन लगे थे उनको कामयाब होने में। अच्छा। और वो भी इनडायरेक्ट टॉक्स थे। अच्छा। एक तरफ पाकिस्तान था एक कमरे में, और एक कमरे में रूस था, सोवियत यूनियन, और बीच में अक़वाम मुत्तहिदा थी, उसका कमरा था। सही। तो हमारी बात सुन के वहाँ तो ये तरीक़ाकार था इनडायरेक्ट टॉक्स का। तो इनडायरेक्ट टॉक हो सकती है, और असल में ज़रूरत अमेरिका की है। अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है जवेरिया साहबा, इतनी बड़ी ताकत है कि उसको ज़िल्लत महसूस हो रही है। एक हफ्ता जंग तवील होने पर, एक महीना जंग तवील होने पर उसको फेस सेविंग चाहिए, उसको किसी भी तरह की फेस सेविंग चाहिए। वो पाकिस्तान फराहम कर दे ईरान के ज़रिए, या वो कतर फराहम कर दे, या वो तुर्किया फराहम करे, या मिस्र फराहम करे। सिर्फ पाकिस्तान, तुर्किया कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका यहाँ से चला जाए, इलाके से निकल जाए और जंग बंद हो जाए। तो फेस सेविंग की जंग है ये। अब आज मैंने कई बड़े इंटरेस्टिंग बयान पढ़े सुने ट्रंप साहब के कि मुझे बना रहे थे सुप्रीम लीडर, मैंने इनकार कर दिया। अब इस तरह के बयान आएंगे तो ज़्यादा। अच्छा बेग साहब, अब इस तरह की शख्सियत का हामिल इंसान जिसकी हर बात ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, सवाल ये भी है ना कि अगर कोई जामिन बनने की हामी भर भी लेता है तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी कि ये जो बात करेंगे, ये जो मुज़ाकरात करेंगे, ये जो प्रॉमिसेस करेंगे उसको फुलफिल भी करेंगे। कल मैं इंडियन चैनल पर था और जब मुझे बताया, मैंने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। तो मैंने उनसे कहा, देखें कोई भरोसा नहीं है कि अगले घंटे, 1 घंटे के बाद ये कुछ और कह दें, बिल्कुल सही, कुछ और बयान दे देंगे। तो अब भरोसा, देखिए बाइडेन थे, उनकी बात
एक जितने भी कमजोर आदमी थे वो, जितने भी नालायक आदमी थे, उनकी बात एक पॉलिसी होती थी और तयशुदा होती थी। यहाँ लगता ये है कि वो जो दिल में आता है, जो दिमाग में आता है, जो ख्वाहिश होती है, उगल देते हैं वो, बिल्कुल सही। और उसके बाद उसको समेटने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगता है ये कि अभी तक सिर्फ वो इस बात पे रजामंद हैं कि मुज़ाकरात हों, बातचीत हो। लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूं कि बातचीत का दूसरा दौर था जब ईरान तैयार हो गया था बिल्कुल ऐसे ही है। अपना यूरेनियम कम करने पर, अपने असलाह कम करने पर, अपने मिसाइलों पर बात करने तैयार लेकिन हो उसी गया था। दौरान और हम किया लोगों ने खबरें दी थी कि पेशरफ्त तो ये और वो, जी। और जब पेशरफ्त की सुर्खी अभी छपी भी नहीं थी कि अटैक हो गया। चलिए सर, ईरान ने हमने उसको अमेरिका और गद्दारी ट्रम्प किया की है। तो बात कर ली, अब ईरान की कुछ बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपने रिकॉल किया कि 2 दफ़ा मुज़ाकरात हो रहे थे और बड़े मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आ रही थी, लेकिन अमेरिका जो है उसने अटैक कर दिया। तो सर अब ईरान जो है वो मुज़ाकरात की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। ईरान के पास फिर ऑप्शन क्या है? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। गर्म पानी के नीचे ठंडा पानी बह रहा होता है, एक पुराना मकूला है बहुत जी, जी। रशियन। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ बातचीत के बारे में तैयारी है। अच्छा। और उनका कल का जो बयान आया था ना, जी, जी। वो गलत समझा गया कि मुस्तरद कर दिया गया। उनका जुमला था इब्तदाई तौर पर मुस्तरद किया गया, ठीक है। और अगला जुमला था कि आला सतह पर गौर जारी है। अब जाहिर है डॉक्यूमेंट्स तब्दील होंगे, चेंज होंगे। हर मुज़ाकरात, मेरा तजुर्बा है, हर मुज़ाकरात बहुत हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट से शुरू होते हैं। अच्छा। वो शिमला हो, वो जेनेवा टॉक्स हो, वो कोई भी मुज़ाकरात ले लें, क्यूबा के टॉक्स हो, कोई मुज़ाकरात आप लें, बहुत हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट से हाथ लाते हैं, सारे ख्वाब, सारे ख्याल डाल देते हैं, फिर उस पर बातचीत होती है, फिर उसमें नरमी आती है, फिर उनको रीमोडिफाई किया जाता है। सही। फिर ये कहा आपने, अफगानिस्तान में हमारा एग्रीमेंट हो गया, शिमला में हमारा एग्रीमेंट हो गया, हम अपने घर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल और सही। बहुत खतरनाक सूरत हाल थी कि जहाँ शिमला में हिंदुस्तान चाहता था कि हमारे फौजी जंगी कैदियों पर मुकदमा चलाए, वो नहीं माना हमने, सही। वो नहीं सर, माना। हिंदुस्तान की इस होता आपने है। हिंदुस्तान का आपने हवाला दिया, हिंदुस्तान के हवाले से भी मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो उभरता इमेज है वो हिंदुस्तान को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जयशंकर की आपने हालिया स्टेटमेंट तो सुन ही ली है, कैसे देखते हैं आप सर? बुखलाहट छुपाने के लिए वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, क्या कहेंगे? ये घटियापन की आखिरी हद है। जयशंकर एक तजुर्बेकार वजीर सेक्रेटरी खारजा का बेटा है जी। और खुद भी तजुर्बेकार है। जब वो ये कह सकता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, जिस पर कहने लगे, लोगों ने तंज़वी किए, जुमले भी कसे कि अब तो आप गालियों बहुत रहा है हजरत, ये जुमले कसे गए। जी। तो फिर मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान घटियापन की आखिरी, घटियापन छोड़ इसको, मायूसी, जिल्लत और दलदल में फंसता जा रहा है। मैं अपने खुद नहीं करा, क्या बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि ऑपोजिशन भी आड़े हाथों ले रही है और अवाम का भी जो रद्द अमल है वो भी देख रही है कि भारत का क्या रोल है? याद होगा शिशिर थरूर साहब जी, जी। बिलावल भुट्टो के मुकाबले में गए थे वेस्टर्न कंट्रीज में, जी, जी, नाकाम होके आए थे। बिल्कुल ऐसे। उनका कल का बयान है, कल का बयान है उनका कि मोदी साहब ने हमें जिल्लत की पाताल में धकेल दिया है। पाताल मतलब जमीन का आखिरी हिस्सा, जी। जहाँ पर आग ही आग होती है, अब पाताल में धकेल दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये विश्व लीडर बनना, आलमी लीडर बनना चाहते थे, जी। अब तो ये बीडी मेंबर भी नहीं बन सकते, ये जिस तरह का जुमला है उनका। जी। तो अंदर ही बात हो रही है, उन पर अटैक हो रहे हैं, वो डिफेंस पे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार उनके मीम बनने शुरू हो गए हैं। ऐसे मीम बन रहे हैं कि जो बहुत ही मज़ेदार है, मतलब चाय के पैरी लेके जा रहे हैं, जी। आवाम में चाय बांट रहे हैं, इस तरह के हैं वो कि तू इसी काबिल है। तो मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तानी हुकूमत मई के बाद से अब तक किसी आलमी कॉन्फ्रेंस पे नहीं गई है, बिल्कुल ऐसे। यूएनओ में नहीं गई है, यूनिसेफ में नहीं गई है, G7 में नहीं गई है। आप देखें, G7 में नहीं गई है, और फिर जो नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस होती है उसको उन्होंने बंद कर दिया है, सार्क को बंद कर दिया है। तो अब वो घर बैठे हुए गालियां दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं कितने शीरी हैं तेरे लब के रखी,
गालियां खा के भी मज़ा नहीं हुआ, मुझे तो मज़ा आया। अच्छा चुगताई साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के अंदर भी बेनकाब हो रहा है, मोदी का खास तौर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज है वो रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि वो मज़ीद उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान का किरदार आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसका रोल किस तरह से आप देख रहे हैं? अभी वज़ीर आज़म साहब कराची भी पहुँचे हैं, इससे पहले जो है वो मीडिएटर की जो सारी तैयारियां थी और मीडिएटर का जो रोल उन्होंने प्ले करने की ऑफ़र की थी, उस हवाले से भी उनकी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, तो क्या कहेंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग प्रेसिडेंट हाउस में हुई है जी, और ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी मीटिंग प्रेसिडेंट हाउस में हुई है। मुशावरती कॉन्फ्रेंस कहा गया है उसको, जी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, तमाम वफाकी वज़रा थे। सही, इक़्तिसादी सूरत हाल, दिफाई सूरत हाल, इलाक़ाई सिक्योरिटी, इस पर बात हुई है। और ये 4 मीटिंग हुई हैं 2 दिन में इस तरह की। उसमें प्रेसिडेंट नहीं थे, बाकी लोग थे। जी, पाकिस्तान बहुत मैं कह सकता हूँ, हालांकि मैं इस हुकूमत का बड़ा नाक़िद हूँ, इसकी पॉलिसियों पर मुझे बहुत एतराज़ होता है। मैं खारजा पॉलिसी पर यकीनी तौर से ट्रिब्यूट पेश करूँगा स्टेट पाकिस्तान को, पाकिस्तान की स्टेट को, रियासत को, कि उन्होंने वो पॉलिसी इख्तियार की है जो आलमी स्तर पर उसकी पजीराई हुई है, उसकी तहसीन हुई है। देखिए गल्फ़ है, आप गल्फ़ के दोस्त हैं, खलीज के दोस्त हैं, ईरान है, आप ईरान के दोस्त हैं, अमेरिका के दोस्त हैं आप, और क्या चाहिए आपको? आप यूरोप में मैटर करते हैं, यूरोप आपकी बात सुनता है। मेरा वजीर खारजा दिन में 50 फ़ोन करता है, पता नहीं कितना बिल आता होगा उनका। जी, तो वो है, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। वो पॉलिसी है पाकिस्तान की जिसने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत दी है और बड़ा वक़ार अता किया है। अच्छा बेग साहब, पाकिस्तान की जो इतनी क्रेडिबिलिटी है, आपको क्या लगता है कि क्या दोनों फरीक मान जाएंगे कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे? और अगर पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करता है और जंग बंदी की तरफ मामलात बढ़ते हैं, तो फिर पाकिस्तान का इमेज कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक आलमी सबक है जो मैंने सीखा है जी, कि हर जंग बंद होने के लिए होती है। अच्छा, मैं आपको वियतनाम की जंग का हवाला दूंगा। अमेरिका को 58,000 लाशें ले जाना पड़ी थी वापस, और ये लाशों की तलाश 10 साल हुई थी। सही, हड्डियां, खोपड़ियां, वो सब ले गए थे वो, और वो भाग गए थे। इराक से वो निकले, अफगानिस्तान से जूते छोड़ के निकले। हमें, और वो जूते, वो असला, वो टैंक हमें तबाह करने पड़े। तो जंग बंद होने के लिए होती है, किसी तरह भी हो। अच्छा मुज़ाकरात से हो जाए जंग तो जैसे आपने कहा कि बंद होने के लिए होती है, सवाल यह कि क्या हर जंग तारीख भी बदल देती है? और अगर ये जंग बंदी होती है तो क्या ये तारीख का रुख बदलेगी? मेरे ख्याल डिपेंड करता है किस तरह बंद होती है ये। अच्छा, देखिए, इराक ईरान जंग बंद हुई, इराक बहुत लाडला था वेस्ट का, ईरान अकेला था, ईरान तना था। और एक इलाका था खुर्रम शहर, जी, मैं वहाँ गया हूँ, उसको उन्होंने नाम दिया खूनी शहर। सही, वहाँ 10 लाख आदमी मारे गए। सही, लेकिन वो जंग बंद हुई, और इस तरह बंद हुई कि साहब लोगों ने कहा भाई अब हम जंग नहीं करेंगे, अब हम हमला नहीं करेंगे, हम जंग बंदी कर रहे हैं, हम शत्रुल अरब से वापस जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अमेरिका हमले बंद कर दे, सही, एक तरफा तौर पर। हमें हर अमेरिका को करना चाहिए कि अमेरिका हमले बंद कर दे, जब आमी ईरान हमले बंद कर दे तो जरूरत ही नहीं होगी। बाद में जो चीजें हैं वो दूसरे सतह पर फैक्ट पर तय हो सकती है, होती हैं आमतौर से। ठीक है, हमने जो शिमला मुआहदा किया था वो बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। बेग साहब, आखिरी सवाल और फिर शो को वाइंड अप करते हैं हम। आप क्या देखते हैं मशरिक़ वुस्ता में अगर ये जंग बंदी हो भी जाती है तो आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं? क्या जो प्रोमिसेस किए जाएंगे, जो मुज़ाकरात होंगे, क्या दोनों फरीक जो हैं वो उस पर कायम रहेंगे? शॉर्ट आंसर, फिर हमें वाइंड अप करना है। मेरा ख्याल ये है कि खलीज में अब इख्तलाफात बढ़ते रहेंगे। चीन ने जो कोशिश की थी दोस्ती कराने की, खलीज बांटने की, वो नाकाम हो गई है। अच्छा, सऊदी अरब और अमेरिका में फिर इख्तलाफात पैदा हो गए। ठीक है। नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, पैनल की राय आपने जानी, नासिर बेग चुगताई साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।